वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर जनरेशंस। अब कंप्यूटर जनरेशंस क्या है? तो जब हमने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि विश्व का जो पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर था ENIAC, वो बनाया गया था 1946 में। तो 1946 से लेकर अब तक का जो टाइम पीरियड है यही है कंप्यूटर की पीढ़ियां। और साइंटिस्टों के द्वारा 1946 से लेकर अब तक के इस टाइम पीरियड को 5 पीढ़ियों में डिवाइड कर दिया गया। और 5 पीढ़ियों में डिवाइड करने का आधार था वो मुख्य पुर्जा जो उस पीढ़ी के दौरान कंप्यूटर बने थे उनमें प्रयोग किया गया था। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फिर थर्ड जनरेशन में आईसी, फिर फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिर फिफ्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का ही एडवांस वर्जन। तो वो मुख्य पुर्जा साथ ही टेक्नोलॉजी जो उस पीढ़ी के दौरान बने कंप्यूटर्स में प्रयोग की गई। तो इस प्रकार से इन्हें टेक्नोलॉजी और मुख्य पुर्जे के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांट दिया गया। और आज के इस वीडियो में हम इन 5 पीढ़ियों की जो विशेषताएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे जैसे समय के साथ कंप्यूटर के विकास में सुधार होते गए वैसे वैसे कंप्यूटर को पीढ़ियों में विभाजित कर दिया गया। और कंप्यूटर में का पीढ़ियों में विभाजन का आधार था वे डिवाइसेस थी जिन्हें मुख्य पुर्जे के रूप में उस पीढ़ी में उपयोग किया गया था। यानी कि जिस टाइम पीरियड के दौरान जो मुख्य पुर्जा था कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था उस मुख्य पुर्जे के आधार पर इन्हें 5 पीढ़ियों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, अब ये 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की और इनका टाइम पीरियड क्या है? यानी कि इनका जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है 1946 से। ठीक है, मोस्टली जो पहला कंप्यूटर बना था ENIAC, ENIAC बना था 1946 में। 1946 में बना था ENIAC और ENIAC से ही कंप्यूटर की जनरेशन है वो शुरू होती है। तो जो पहली जनरेशन थी उसकी टाइम पीरियड था 1946 से 1959। दूसरी पीढ़ी थी उसका टाइम पीरियड था 1959 से 1964। फिर थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1964 से 1975। चतुर्थ जो फोर्थ जनरेशन है उसका टाइम पीरियड था 1975 से 1989 तक। और जो पांचवी जनरेशन है उसका टाइम पीरियड था 1989 से अब तक। यानी ये वर्तमान में चल रही है 5वीं पीढ़ी। तो आगे हम इन 5 पीढ़ियों को पढ़ेंगे और इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, प्रथम पीढ़ी की। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था 1946 से 1959 तक। यानी कि ENIAC बना था 1946 में, तो 1946 से 1959 तक प्रथम पीढ़ी चली थी। और प्रथम पीढ़ी में जो मुख्य पुर्जा प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। तो आगे हम प्रथम पीढ़ी की जो विशेषताएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो प्रथम पीढ़ी में जो मुख्य पुर्जा स्विचिंग डिवाइस थी वो था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार की वैक्यूम ट्यूब थी जो हम घरों में बल्ब यूज करते हैं, बल्ब के जैसी थी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब कांच का उपकरण था, कांच से बने होते थे। इस प्रकार से ये देखो, ये साइड में ये कांच थे, मतलब घरों में जो बल्ब यूज करते हैं ना वैसे ही थे, कांच के बने होते थे। और इलेक्ट्रॉनिक के सोर्स के रूप में फिलामेंट्स का उपयोग करता था। वैक्यूम ट्यूब कांच का उपकरण था और इलेक्ट्रॉनिक सोर्स के रूप में फिलामेंट्स का उपयोग करता था। और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एम लीडे फॉरेस्ट के द्वारा। तो इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में भी इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था 1904 में सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग व लीडे फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन में हजारों वैक्यूम ट्यूबों का, ऐसी ही हजारों वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया गया था। जो पहला कंप्यूटर था ENIAC, पहला कंप्यूटर था ENIAC, उसमें करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग किया गया था। अब इतनी अधिक मात्रा में वैक्यूम ट्यूबों का प्रयोग करने से ये क्या करते थे, गर्मी, हीट, बहुत ज्यादा गर्मी का उत्सर्जन करते थे। और इन कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एसी की आवश्यकता रहती थी, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में वैक्यूम ट्यूब उपयोग करने से गर्मी होती थी और ज्यादा गर्मी की वजह से वैक्यूम ट्यूब जल्द खराब हो जाती थी, इसलिए इन्हें एसी की जरूरत पड़ती थी। इनमें बिजली की खपत बहुत अधिक होती थी। फिर इनमें जो मेमोरी यानी डाटा को स्टोरेज करने के लिए विद्युत चुंबकीय रिले, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक टेप जो हम कैसेट्स वगैरह यूज करते हैं ना गाने सुनने के लिए, जो पुराने टाइम पे कैसेट्स यूज करते थे मैग्नेटिक टेप, तो उनका उपयोग किया गया था डाटा स्टोरेज के लिए। ठीक है, फिर इनमें जो प्रोसेसिंग की स्पीड थी वो धीमी थी, मिली सेकेंड
तो इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी ना वो थी मिली सेकेंड, ठीक है। फिर इनका आकार बड़ा होता था। जब 18,000 वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया गया तो सोचिए आकार कितना बड़ा, 1 से 2 कमरों में इनको मतलब स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इनका आकार बड़ा था, इस वजह से इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं था। फिर इनमें मशीनी भाषा जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में जो होती है, तो मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का इनमें प्रयोग किया गया था। इनमें इनपुट हेतु पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। ये पंच कार्ड वही थे जिनका आविष्कार किया था हरमन होलोरिथ ने, और इनके बारे में हमने कंप्यूटर के इतिहास वाला जो पढ़ा था ना, तब पढ़ा था इनके बारे में डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर इनमें बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। फिर फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इन कंप्यूटरों को प्रोग्राम करना और उपयोग करना कठिन था, यानी जिन्हें बाइनरी लैंग्वेज आती थी वो ही इनका उपयोग कर सकते थे, यानी कि जो साइंटिस्ट वगैरह थे वो ही इनका उपयोग कर सकते थे, ठीक है। फिर इनका व्यवसायिक उपयोग सीमित था, खाली साइंटिफिक जो घटनाएं थी ना उनके लिए ही, साइंटिफिक एक्टिविटी के लिए ही इनका उपयोग किया जाता था। मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए इनका उपयोग होता था। तो यह थी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था 1904 में सर जॉन एम्ब्रेस और लीडे फॉरेस्ट के द्वारा, और हजारों वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग किया गया था, और इनका आकार बहुत बड़ा था, इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं किया जा सकता था। अब ये कुछ एग्जाम्पल है, कुछ कंप्यूटर्स है जो फर्स्ट पीढ़ी के दौरान बनाए गए थे। इनमें है इनिएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक और यूनिवेक फर्स्ट। इनिएक बना था 1946 में, और तभी से जो कंप्यूटर की जनरेशन है ये शुरू होती है। इन सब कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने थे उनके बारे में डिटेल में हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में हम अलग से डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अगली जो जनरेशन थी वो थी सेकंड जनरेशन, यानी द्वितीय पीढ़ी, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड था वो था 1959 से लेकर 1964 तक। 1959 से 1964 पहली पीढ़ी का टाइम पीरियड था 46 से 59, और फिर सेकंड जनरेशन का टाइम था 1959 से 64 तक। और सेकंड जनरेशन में मुख्य पुर्जा प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन की विशेषताएं। सेकंड जनरेशन में मुख्य पुर्जे के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, था, और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था 1947 में जॉन वार्डिन, विलियम शॉकली और वाल्टर ब्रेटन के द्वारा। और ये कहां किया गया था आविष्कार? अमेरिका की बेल लेबोरेटरीज में किया गया था, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को दूसरी पीढ़ी में मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर जर्मेनियम अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनते थे। जो वैक्यूम ट्यूब थी वो कांच की बनी होती थी, और ट्रांजिस्टर थे वो जर्मेनियम अर्धचालक से बनते थे। इस प्रकार से होते थे ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में बहुत कम गर्मी का उत्सर्जन करते थे, छोटे थे, इस वजह से ये कम बिजली की खपत करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, अधिक विश्वसनीय थे, कम महंगे थे, और आकार में भी छोटे थे, और संचालित करने में ठंडे थे। फिर सेकंड जनरेशन में मुख्य मेमोरी के लिए चुंबकीय कोर और द्वितीयक मेमोरी के लिए, यानी जो प्राइमरी मेमोरी के लिए चुंबकीय कोर का और सेकेंडरी मेमोरी के लिए चुंबकीय डिस्क और टेप का उपयोग किया गया था। जो मेमोरी है कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी है, उनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनमें प्राइमरी मेमोरी के लिए चुंबकीय कोर का और द्वितीयक मेमोरी के लिए चुंबकीय डिस्क और टेप का उपयोग किया गया था। फिर इनपुट हेतु पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, अर्थात कंप्यूटर में प्रोग्राम और डाटा तैयार करने और फीड करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया। इनपुट हेतु पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, यानी कंप्यूटर को डाटा इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। असेंबली भाषा का उपयोग किया गया था। साथ ही असेंबली भाषा के साथ ही कई उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, स्नोबॉल और बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हुआ था सेकंड जनरेशन में। फिर सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर का उपयोग व्यापार और उद्योग, पेरोल, इन्वेंट्री नियंत्रण, विपणन और उत्पादन योजना जैसे वाणिज्यिक डाटा प्रसंस्करण अनुप्रयोगों में भी किया जाने लगा। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर था उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए ही किया जाता था, लेकिन अब बिजनेस और उद्योग में भी इनका सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा।
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में 10 गुना अधिक तेज थे। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में 10 गुना तेज थे, अधिक विश्वसनीय थे और हार्डवेयर विफलताओं की संभावना कम थी। यानी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें हीट ज्यादा जनरेट होती थी, इसलिए जो हार्डवेयर पार्ट है वो जल्दी खराब हो जाते थे। खुद वैक्यूम ट्यूब है वो जल्दी खराब हो जाती थी, लेकिन ये अधिक विश्वसनीय थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर और इनमें हार्डवेयर विफलताओं की संभावना बहुत कम थी। ये कुछ एग्जाम्पल है जो सेकंड जनरेशन के दौरान कंप्यूटर बने थे। इनमें IBM 700, IBM 1401, CDC 3600 और मार्क थर्ड। तो ये थी सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर की विशेषताएं। इनमें ट्रांजिस्टर को मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग किया गया था। फिर जो अगली जनरेशन है वो है थर्ड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी। और तृतीय पीढ़ी का टाइम पीरियड था 1964 से 1975। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया मुख्य पुर्जे के रूप में, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, और थर्ड जनरेशन में प्रयोग किया गया था आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन की विशेषताएं। थर्ड जनरेशन में मुख्य पुर्जा स्विचिंग डिवाइस के रूप में आईसी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया था। आईसी चिप का आविष्कार किया गया था 1950 में जे किल्बी और रॉबर्ट नोइसी के द्वारा। तो ये जो आविष्कारक है इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आईसी चिप का आविष्कार किया गया था 1950 में जे किल्बी और रॉबर्ट नोइसी के द्वारा। आईसी सिलिकॉन की से बनी माइक्रोचिप होती थी। इस प्रकार की माइक्रोचिप होती थी जो कई इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर से मिलकर बनी होती थी। यानी एक आईसी चिप, इस प्रकार से एक आईसी चिप पे कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे ट्रांजिस्टर होगा, रजिस्टर होगा, इनको एक ही आईसी चिप पर इंटीग्रेट कर दिया जाता था, यानी एक आईसी चिप के साथ जोड़ दिया जाता था। अब आईसी चिप पे ये जो कंपोनेंट थे, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ये कंपोनेंट थे, तो इनको इंटीग्रेट करने की जो संख्या थी इनकी, इसके आधार पर अलग अलग टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। ठीक है, जैसे कि आईसी चिप थी, अब इनमें कितनी संख्या में ट्रांजिस्टरों का या रजिस्टरों का इंटीग्रेशन किया गया, एकीकरण किया गया, एक चिप के साथ एकीकरण किया गया, उसके आधार पर अलग अलग टेक्नोलॉजी बनी। जैसे पहले स्टार्टिंग में एक आईसी चिप पे 0 से 10 के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, 10 तक कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया जाता था, एकीकृत किया जाता था। तो जो उस टेक्नोलॉजी को कहते थे एसएसआई, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर ये टेक्नोलॉजी बढ़ी और 10 से 500 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थे उनको चिप पे इंटीग्रेट किया जाने लगा, तो उस टेक्नोलॉजी को कहा गया एमएसआई, यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर और टेक्नोलॉजी बढ़ी तो 500 से 20,000 तक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को एक सिंगल आईसी चिप पर इंटीग्रेट किया जाने लगा, और फिर उस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर 20,000 से 10 लाख तक के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक सिंगल चिप पे इंटीग्रेट किया जाने लगा, और उस टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिर 10 लाख से अधिक पुर्जों को एक सिंगल आईसी चिप पर इंटीग्रेट किया गया, और वो टेक्नोलॉजी जो विकसित हुई उसे नाम दिया गया यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो पहली दो कैटेगरी थी एसएसआई और एमएसआई, इनका प्रयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में। फिर जो एलएसआई और वीएलएसआई थी इनका प्रयोग किया गया था फोर्थ जनरेशन में, और जो यूएलएसआई है इसका प्रयोग किया गया था फिफ्थ जनरेशन में। तो बात करते हैं हम आगे। आईसी प्रौद्योगिकी को जीरो प्रौद्योगिकी के रूप में भी जाना जाता है। प्रारंभ में आईसी में केवल 10 से 20 कंपोनेंट ही होते थे, और इस तकनीक को एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन नाम दिया गया। यानी एक आईसी चिप, एक सिंगल आईसी चिप पे 10 के लगभग 0 से 10 तक के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, इनको इंटीग्रेट किया जाने लगा। यानी एक चिप पर 10 तक पुर्जों को एकीकृत किया जाने लगा, और जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई उसको नाम दिया गया एसएसआई। फिर प्रौद्योगिकी में प्रगति आई तो ज्यादा घटकों को, यानी कि 500 तक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक आईसी चिप पे इंटीग्रेट करना संभव हो गया, और इस तकनीक को नाम दिया गया एमएसआई, यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यानी एकीकरण। एक सिंगल चिप पे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनके एकीकरण के वर्गीकरण का आधार था ट्रांजिस्टरों की संख्या।
ट्रांजिस्टरों की संख्या। और ये वो संख्या है जो अभी हमने पढ़ी है। इसके आधार पे इनकी जो अलग अलग आईसी की जो अलग अलग टेक्नोलॉजी था उसका विकास हुआ। तो जो थर्ड जनरेशन थी उसमें आईसी की एसएसआई और एमएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। आगे बात करते हैं। आईसी छोटे होते थे, उत्पादन में कम खर्चीले थे, अधिक मजबूत और विश्वसनीय थे, संचालन में तेज थे और कम गर्मी नष्ट करते थे। अब इनमें कम बिजली की खपत होती थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, अधिक विश्वसनीय थे, कम महंगे थे, छोटे थे और संचालन में भी ठंडे थे। फिर थर्ड जनरेशन में स्टोरेज हेतु रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और बड़ी क्षमता वाले चुंबकीय डिस्क और टेप का प्रयोग किया गया। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी के रूप में रैम का प्रयोग किया जाने लगा और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में चुंबकीय डिस्क और टेप का प्रयोग किया गया। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का मानकीकरण किया गया, मतलब उनके स्टैंडर्ड बनाए गए। ठीक है। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया। डार्थमाउथ कॉलेज के जॉन केमेनी और थॉमस कर्टज ने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा पेश की। यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अवधारणा थी इसको पेश किया था जॉन केमेनी और थॉमस कर्टज ने। ठीक है। फिर फोर्ट्रन और कोबोल के अलावा कुछ अन्य उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं विकसित हुई, जैसे कि PL1, पास्कल, बेसिक, ये और अन्य हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में विकसित की गई। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के मानकीकरण, यानी कि जो भाषाएं थी, लैंग्वेज भाषाएं थी, उनका स्टैंडर्ड बनाया गया, उनका मानकीकरण बनाया। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि लैंग्वेज का, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी भी कंप्यूटर में उपयोग करो, इनका रिजल्ट है, इनका काम है, वो सेम रहेगा। तो इस प्रकार से इनके स्टैंडर्ड बनाए गए। तो मानकीकरण से एक कंप्यूटर के लिए लिखे गए प्रोग्रामों को आसानी से दूसरे कंप्यूटर पर पोर्ट करने और निष्पादित एग्जीक्यूट करने की अनुमति दी। यानी कि जो लैंग्वेज के स्टैंडर्ड बने, उस स्टैंडर्ड की वजह से अब एक कंप्यूटर में लिखे हुए प्रोग्रामों को हम दूसरे कंप्यूटर में भी एग्जीक्यूट कर सकते थे। फिर थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ और विश्व का जो पहला मिनी कंप्यूटर था ये था PDP-8। ध्यान में रखिएगा, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर था PDP। इस प्रकार के मिनी कंप्यूटर थे PDP-8। PDP का पूरा नाम था प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर और इसे बनाया था 1965 में DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 को बनाया था 1965 में। फिर कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक और व्यवसायिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए किया जाने लगा। अब इनका उपयोग भी बढ़ गया था। ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, कुछ IBM 360, 370, PDP-8, यूनिवेक 1108, PDP-11। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर बने थे। तो ये थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषताएं। आईसी का उपयोग किया गया और आईसी में भी आईसी की जो अलग अलग टेक्नोलॉजी थी उनमें SSI और MSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। और ये टेक्नोलॉजी किस प्रकार बनी थी, यानी एक सिंगल आईसी चिप पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के एकीकरण से ये नई नई टेक्नोलॉजी बनी थी। ठीक है। अब बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन की, चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन, और इसका टाइम पीरियड था 1975 से 1989 तक। फोर्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी का LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। यानी कि एक सिंगल आईसी चिप पर लाखों इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एकीकरण किया जाने लगा। सिंगल आईसी चिप पर लाखों इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एकीकरण किया जाने लगा और इतनी ज्यादा मात्रा में एकीकरण से एक नई डिवाइस का आविष्कार हुआ जिसे माइक्रोप्रोसेसर कहा गया। और इस माइक्रो प्रोसेसर को चतुर्थ पीढ़ी में मुख्य पुर्जे के रूप में काम के लिया गया। ठीक है। तो अब बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। मुख्य पुर्जा स्विचिंग डिवाइस का वो था माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग, LSI और VLSI तकनीक का उपयोग, इन तकनीकों के बारे में हमने पढ़ा था कि इन तकनीकों का आविष्कार हुआ था एक सिंगल चिप पर हजारों लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एकीकरण किया गया और एकीकरण के बाद में
नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई, तो उसमें जो एसएसआई और एमएसआई टेक्नोलॉजी थी उनका थर्ड जनरेशन में प्रयोग किया गया और एलएसआई और वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, अब एक ही मतलब फोर्थ पीढ़ी में एक ही सिंगल चिप पर 10,000 से लाखों इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एकीकरण संभव हुआ और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के एकीकरण से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसे चतुर्थ पीढ़ी में मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग किया गया। यानी कि एक सिंगल आईसी चिप पर लाखों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के एकीकरण से एक नए पुर्जे का निर्माण हुआ, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया और इस माइक्रो प्रोसेसर को चतुर्थ पीढ़ी में मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग किया गया। अब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था 1971 में टेड होफ के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। लेकिन जो विश्व का पहला जनरल पर्पज माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था वो बनाया गया था 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा और इस प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। तो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, जिसे 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया। इंटेल 4004 में 2300 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे। प्रोसेसर का आविष्कार टेड होफ के द्वारा किया गया, किंतु पहला सामान्य उद्देश्य प्रोसेसर इंटेल द्वारा बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन के, जर्मेनियम आदि अर्धचालक से बनता था। यह कंप्यूटर की समस्त कैलकुलेशन करता है, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पूरी कंप्यूटर की जो पूरी कैलकुलेशन है उसके लिए जिम्मेदार होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर में अंकगणितीय, तार्किक और नियंत्रण करने के लिए आवश्यक सभी सर्किट शामिल होता है। जब हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कंप्यूटर के परिचय पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है, साथ ही कंप्यूटर का नियंत्रण भी माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। माइक्रो प्रोसेसर को, अब ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप प्रोसेसर, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू, हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि ये इतने अन्य नाम है माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण से पर्सनल कंप्यूटर, जो पीसी हम आज यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, इनका विकास हुआ। पीसी का विकास हुआ था चौथी पीढ़ी में। पीसी जो माइक्रो प्रोसेसर को, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर या जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर को एज ए मुख्य पुर्जे के रूप में उपयोग करते हैं। तो पीसी का विकास हुआ था चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है, और किसी के लिए भी कंप्यूटर रखना संभव हो गया, मतलब अब हर कोई कंप्यूटर रख सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं। चुंबकीय कोर की जगह सेमीकंडक्टर मेमोरी का स्टोरेज के लिए प्रयोग किया गया। पोर्टेबल माध्यम के रूप में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया गया। पोर्टेबल डिस्क का मतलब है कि एक कंप्यूटर से डाटा को मेमोरी में स्टोर करवाकर उस डाटा को दूसरे कंप्यूटर में काम में लेना। तो इस इसे कहते हैं पोर्टेबल स्टोरेज, और इसके रूप में फ्लॉपी डिस्क को पोर्टेबल स्टोरेज के रूप में प्रयोग लिया गया। यानी कि पोर्टेबल मतलब प्रोग्राम और डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पोर्ट करने के लिए, यानी एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को पोर्ट करने के लिए पोर्टेबल स्टोरेज के रूप में फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया गया। हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्किंग, स्थानीय क्षेत्र लेन और वाइड एरिया नेटवर्क, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का विकास हुआ था चतुर्थ पीढ़ी के दौरान। फिर नए ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ चतुर्थ पीढ़ी में। इनमें एमएस डोस, एमएस विंडो, एप्पल राइटर ओएस उल्लेखनीय है। तो नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ। जो आज हम विंडो यूज करते हैं, विंडो जो 7 है, विंडो 10 हो गई, 11 है, तो वो जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित है। इनके बारे में जब ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम में विकास हुआ था वो हुआ था चतुर्थ पीढ़ी के द्वारा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन, चित्र और मेन्यू विकल्पों की सूची प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता माउस से चुन सकते हैं। यह नए कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को शीघ्रता से पीसी का उपयोग करना और सीखने में सक्षम बनाता है। जैसे स्टार्टिंग में बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, फिर जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एमएस डोस था वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। ठीक है, यानी इनमें कमांड का प्रयोग किया जाता था। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे, तो हर किसी के लिए कंप्यूटर को चलाना आसान नहीं था। लेकिन जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम विकास हुआ तो उसमें जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ। तो उसमें आइकन थे, चित्र थे, तो उन चित्रों को देख करके, समझ करके कोई भी आसानी से इनको सीख सकता था, जल्दी सीख सकता था और उपयोग में ले सकता था। जीयूआई के साथ नए पीसी आधारित एप्लीकेशन का विकास हुआ।
यानी नए नए एप्लीकेशंस का विकास हुआ, जिनमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स पैकेज है, इनका विकास हुआ चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी के दौरान यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सी प्रोग्रामिंग भाषा भी लोकप्रिय हुई। फिर चौथी पीढ़ी के दौरान पीसी, जिन्हें पीसी कहा गया, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को पीसी कहा गया। पीसी मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर से छोटे होते थे, मिनी कंप्यूटर से छोटे थे। मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ था थर्ड जनरेशन में, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे ये पहली पीढ़ी में बनाए जाते थे। जो पहली पीढ़ी में कंप्यूटर बनाए गए थे वो सारे मेन फ्रेम थे, ठीक है। और पीसी का निर्माण हुआ था चतुर्थ पीढ़ी में। पीसी के लिए किसी एयर कंडीशन की आवश्यकता नहीं थी, एयर कंडीशन की आवश्यकता नहीं थी। ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में कम बिजली की खपत करते थे, कम बिजली की खपत करते थे। इनका आकार भी छोटा हो गया था, कम बिजली की खपत करते थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में अधिक विश्वसनीय थे और हार्डवेयर विफलताओं की संभावना कम थी, और इन्हें नगण्य रख रखाव की लागत की आवश्यकता होती थी। यानी कि अब जो खर्चा था, एक्सपेंसेस थे, हार्डवेयर विफलताएं थी, वो कम हो गई थी। पीसी आधारित अनुप्रयोगों ने पीसी को कार्यालय और घरेलू उपयोग दोनों के लिए शक्तिशाली उपकरण बना दिया। यानी कि पीसी का विकास हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, इसलिए अब ऑफिसेज में, घरेलू उपयोग के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा। हम घर में भी लोग कंप्यूटर को रखने लगे। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो चतुर्थ पीढ़ी के दौरान बने थे। क्रैब फर्स्ट, डीईसी 10, आईबीएम पीसी और एक्सएमपी। तो ये कुछ कंप्यूटर के उदाहरण हैं जो चतुर्थ पीढ़ी के दौरान बने थे। अब बात करते हैं हम पांचवी पीढ़ी की, फिफ्थ जनरेशन की। पांचवी पीढ़ी जिसका टाइम पीरियड था 1989 से अब तक, यानी जो वर्तमान में चल रही है पांचवी पीढ़ी, ये कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन है। और पांचवी जनरेशन में जो मुख्य पुर्जा काम में लिया गया था वो लिया गया था यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि जो इंटीग्रेशन था एक सिंगल आईसी चिप पर, उनका जो इंटीग्रेशन था वो तकनीक बढ़ी। अब 10 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को एक ही आईसी चिप पर एकीकरण किया जाने लगा, ठीक है। तो नई टेक्नोलॉजी विकास हुआ और उसे यूएलएसआई नाम दिया गया, यूएलएसआई नाम दिया गया, ठीक है। तो आईसी चिप का ही एक रूप है माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर को ही में ही उस नई जो टेक्नोलॉजी थी यूएलएसआई टेक्नोलॉजी, इसको प्रयोग किया गया। यानी माइक्रो प्रोसेसर, आईसी चिप की यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर में ही प्रयोग की गई। मुख्य पुर्जा माइक्रो प्रोसेसर ही था, ठीक है। तो अब देखते हैं पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषताएं। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग, यानी कि 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों वाले माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का विकास हुआ। एक सिंगल चिप पे 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इंटीग्रेशन किया जाने लगा, तो एक शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसे पांचवी पीढ़ी में मुख्य पुर्जे के रूप में प्रयोग किया गया। स्टोरेज हेतु ऑप्टिकल डिस्क एवं हार्ड डिस्क का प्रयोग किया गया। ऑप्टिकल डिस्क यानी सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क का स्टोरेज के लिए प्रयोग किया गया। ऑप्टिकल डिस्क का पोर्टेबल मास स्टोरेज, यानी एक कंप्यूटर से डाटा और सूचनाओं को दूसरे कंप्यूटर में मूव करने की, जो पोर्ट करने की के लिए जो स्टोरेज मीडियम था, उसमें ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। फिर शक्तिशाली डेस्कटॉप पीसी और वर्क स्टेशन, शक्तिशाली सर्वर और बहुत शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ। यानी पांचवी पीढ़ी में जो नई टेक्नोलॉजी आई उसकी वजह से कंप्यूटर और भी शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है, और भी शक्तिशाली हो गए थे। फिर कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ, और कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है जॉन मैकार्थे को कृत्रिम बुद्धि का जनक माना जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसे बोलते हैं, ईमेल सुविधा के उपयोग से मिनटों के भीतर एक दूसरे के साथ संवाद करना संभव हो गया। यानी इंटरनेट का विकास हुआ तो ईमेल का विकास हुआ। अब किसी से भी सेकंडों के हिसाब से, मिनटों के भीतर हम संवाद कर सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे, अपनी सूचना को पहुंचा सकते थे। वर्ल्ड वाइड के माध्यम से सूचना का एक विशाल महासागर कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया। यानी इंटरनेट की मदद से आज हम विश्व में कहीं भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ई कॉमर्स और वर्चुअल लाइब्रेरी, वर्चुअल क्लासरूम जैसे कई नए प्रकार के अनुप्रयोगों का विकास हुआ। यानी कि आज हमें घर बैठे बैठे हम स्टडी कर सकते हैं वर्चुअल क्लासरूम के जरिए, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए, ठीक है। जबरदस्त प्रोसेसिंग शक्ति, यानी इनकी जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा थी, और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बहुत ज्यादा थी, ज्यादा है। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड और जो स्टोरेज कैपेसिटी है बहुत ज्यादा है। और मल्टीमीडिया अनुप्रयोग
यानी कि जो प्रोसेसिंग स्पीड और हाई जो स्टोरेज कैपेसिटी थी, इसकी वजह से मल्टीमीडिया का भी उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों को लोकप्रिय उपकरण बना दिया। अब मल्टीमीडिया में टेक्स्ट भी शामिल होते हैं, ग्राफिक्स भी शामिल होता है, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, इन सबको मल्टीमीडिया में शामिल होता है। तो जो हाई स्पीड प्रोसेसिंग स्पीड और हाई स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से नए मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों का विकास हुआ। पोर्टेबल पीसी, नोटबुक कंप्यूटर, जो हम मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, लैपटॉप है, नोटबुक कंप्यूटर है, इन सब का विकास हुआ था 5वीं पीढ़ी में। ठीक है, तो पोर्टेबल पीसी चौथी पीढ़ी के पीसी की तुलना में बहुत छोटे और उपयोगी होते थे, जिससे उपयोगकर्ता यात्रा करते समय भी कंप्यूटिंग सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आज हम लैपटॉप को कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ में, हम कहीं भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, हमें एक जगह स्थिर रहने की जरूरत नहीं है। 5वीं पीढ़ी के डेस्कटॉप पीसी और वर्क स्टेशन चौथी पीढ़ी के पीसी की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं। ठीक है, अधिक विश्वसनीय है, हार्डवेयर विफलताओं की संभावना कम है और इन्हें नगण्य रखरखाव की लागत की जरूरत होती है, ना एसी की जरूरत, आकार भी छोटा हो गया। अब ये बहुत कम गर्मी का उत्सर्जन करते हैं। मानक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के उपयोग से एक कंप्यूटर के लिए लिखे गए प्रोग्रामों को आसानी से दूसरे कंप्यूटर पर पोर्ट और निष्पादित किया जा सकता है। यानी कि हाई लैंग्वेज और हाई जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, उनका डेवलपमेंट हुआ, उनका स्टैंडर्ड बना, तो इस वजह से एक कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम लिखे गए थे उनको दूसरे कंप्यूटर पर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता था। आज सभी मूल्य श्रेणियों में किसी भी प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए एक कंप्यूटर है, चाहे वह उपयोगकर्ता बच्चा हो या प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो। यानी कि आज हर प्रकार के कंप्यूटर उपलब्ध है बाजार के अंदर, चाहे कोई बच्चा हो और चाहे कोई वैज्ञानिक हो। अब कुछ एग्जांपल हैं जो 5वीं पीढ़ी के दौरान बने कंप्यूटर्स के हैं। ठीक है, तो पेंटियम पीसी, परम 8000, 10000, लैपटॉप, नोटबुक, ये 5वीं पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर है। तो ये थी 5वीं पीढ़ी के जनरेशन की कुछ विशेषताएं। ठीक है, तो ये थी कंप्यूटर की 5 जनरेशन, कंप्यूटर की 5 जनरेशन, कंप्यूटर की 5 जनरेशन। ठीक है, और जो ये जनरेशन बनी थी, जो विश्व का पहला कंप्यूटर था ENIAC, जो कि 1946 में बना था। तो ENIAC से लेकर आज तक का जो टाइम पीरियड था, उसी टाइम पीरियड को कंप्यूटर की ये जनरेशन कहा गया। और इस टाइम पीरियड को 1946 से लेकर अब तक के जो टाइम पीरियड था, उसे 5 पीढ़ियों में विभाजित कर दिया। और विभाजन का आधार था मुख्य पुर्जा, जो उस पीढ़ी के दौरान बने हुए कंप्यूटर्स में प्रयोग किया गया। जैसे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, अभी हम सब पढ़ चुके हैं। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी चिप, और आईसी चिप की भी एसएसआई और एमएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। फिर फोर्थ जनरेशन में एलएसआई, आईसी की एलएसआई और वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से एक नए पुर्जे का निर्माण हुआ, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा गया। और इस माइक्रो प्रोसेसर को चतुर्थ पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। आपको वीडियो की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।